हाँ, तो जैसे हम लोग ने सभी सेंटेंस को, जितने भी सेंटेंस हैं सभी सेंटेंस को तीन कैटेगरी यानी तीन टोकरी में इसको रख दिए है ना। तो पहला टोकरी में जो भरा हुआ सेंटेंस है वो क्या है, कितने हैं और क्या क्या है। पहला टोकरी में भरा हुआ सेंटेंस 5 है ना। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या आता था, क्या हम लोग ने सीखा। तो सबसे पहले टोकरी में भरा हुआ सेंटेंस क्या था, क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा जो है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस था। पढ़ा ना। चलो हम अब ये सभी सेंटेंस को हम एक एक करके हम लोग इसको अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं है ना। तो सबसे पहले सेंटेंस आता है मेरा 1 नंबर, क्या सेंटेंस आएगा, असर्टिव सेंटेंस। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, सबसे पहले आप समझते हैं है ना। तो क्या है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कल मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है कि सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस बोलो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य बोलते हैं ना। चलो अब इनको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो वाक्य है जो किसी विचार, तथ्य या सूचना को सामान्य रूप से व्यक्त करता है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जो क्या विचार या तथ्य, विचार तथ्य या सूचना को सामान्य रूप से व्यक्त करता है ना। सामान्य रूप से व्यक्त करता है, क्या क्या व्यक्त करता है, पॉइंट याद करके रखना है। ये विचार और तथ्य या सूचना, तथ्य बोलो या सूचना, विचार तथ्य सूचना को सामान्य रूप से व्यक्त करता है ना। जो सेंटेंस तथ्य, विचार और सूचना को अगर व्यक्त करता है तो इस तरह का सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस आपको समझना है, यहाँ पे जो है जैसे डिफिनेशन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है, इसे हम लोग हूबहू हम लोग याद नहीं करेंगे है ना। हमको याद क्या करना है कि समझना है ना। जो भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें विचार, तथ्य या सूचना को व्यक्त करता है, क्या क्या याद करके रहा। पहला नंबर क्या है, विचार है ना, जिसका आइडिया है, या दूसरा तथ्य कोई स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं ना, तथ्य या सूचना, इंफॉर्मेशन को अगर व्यक्त करता है तो इस तरह का सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इस तरह का सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। समझ में आया है ना। इसको हम लोग स्टेटमेंट, यानी इस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या व्यक्त करता है, तथ्य को भी व्यक्त करता है, इसलिए इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं इस सेंटेंस को। यानी आप बोल सकते हैं कि एक ही सेंटेंस का नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस, वही सेंटेंस का नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वही सेंटेंस का नाम है एक स्टेटमेंट है ना, उसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तथ्य है ना। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। ये जो इनका गुण है, ये हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलो, इसका कुछ गुण है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक सामान्य बयान को देता है, स्टेटमेंट को ही देता है ना, सामान्य बयान को देता है। कोई भी किसी विचार हो या तथ्य या सूचना हो, वो देता है। ये क्या सेंटेंस, ये सेंटेंस सामान्य बयान को ही देता है, ठीक है। ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सेकेंड जो है गुण क्या है, इसके अंत में आप देखेंगे ना, हमेशा क्या लगा हुआ रहता, फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है ना। यानी फुल स्टॉप लगा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस किस प्रकार का स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है या ये जो है असर्टिव सेंटेंस होगा, है ना। फिर नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट क्या है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई सवाल या आदेश या आश्चर्य का भाव व्यक्त नहीं होता है। ये सिंपल सेंटेंस होता है, ये एकदम बिल्कुल आप क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल या सामान्य बयान को देता है। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए आप समझते हैं इसका टाइप है ना, जैसे इसका प्रकार है, मैंने भी वहाँ पे लिखा हुआ था। इसका जो कैटेगरी 2 में मैंने इनके बच्चे को आप बोल सकते हैं, इनके जो बेबी है, इनके बच्चे हैं, इनके जो है ख़ानदानी वाले, वहाँ जो है मैंने सेकंड जो है टोकरी में यानी कैटेगरी 2 में मैंने इसको रखा हुआ है
है ना। हालांकि ये सेंटेंस का टाइप है, अगर हम सब मिला करके सेंटेंस बोलेंगे सबका बच्चा को भी। अब देखिए कोई परिवार में अगर सेंटेंस का परिवार अगर मान लिया, सपोज कि आपका परिवार है ना, तो आपके परिवार में अगर मान लिया आपके पिता होंगे, आपके माता होंगे, है ना, आपके भाई बहन होंगे, है ना, आपके दादा दादी भी होंगे, तो ये सभी एक परिवार में ही है ना। तो आप बोलेंगे टोटल आपके कितने सदस्य हैं, तो आप बच्चा को छोड़ देंगे? बच्चा को तो नहीं ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे क्या? बच्चा को नहीं छोड़ेंगे। हम बच्चा को भी नाम बोलेंगे, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हमारे परिवार में 9 सदस्य, हमारे परिवार में 8 सदस्य, हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, है ना। तो कौन कौन है अगर कहेंगे तो ऐसे 14 ठो नाम बताना होता है ना। ये लगभग 14 ठो नाम आपको बोलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन इसको समझने के आधार पर, समझने के लिए, या इनको जो है एक अच्छा अध्ययन के आधार पर हमने उसको 3 कैटेगरी में रख लिया है, ताकि जो है आप याद करने में भी आसान होगा। हम 14 अगर हम एक साथ आप बोलने के लिए बोलेंगे तो आप बोल पाएंगे। आप बोलेंगे कि 15 का सिलेर में आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं को खंड खंड करके, यानी आपका एक पार्ट में अगर बोलेंगे आप, जो कैटेगरी 1 में कितने हैं 5 है, कैटेगरी 2 में कितना है 3 है, कैटेगरी 3 में अगर बोलेंगे, है ना, उसमें कितने सेंटेंस है, इसमें 6 सेंटेंस है। तो देखो आपको आसान हो गया, याद करने में भी आसान है। तो इसमें कैटेगरी 1 में कौन कौन है अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और हमने अभी क्या पढ़ा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या है, एक तथ्य है, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट बोल सकते हैं ना। तो हमारा कैटेगरी 1 का बात करेंगे तो क्या है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंफरेटिव सेंटेंस, और चौथा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। याद हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। या तीसरा कैटेगरी का बात करेंगे, या दूसरा कैटेगरी का बात करेंगे तो दूसरा कैटेगरी में टोटल 3 सेंटेंस है। कौन कौन होगा, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसका बच्चा को हम लोग ने वहाँ पर ऐड किया हुआ है, उसीलिए समझना है, गौर से समझना है। सेंटेंस बहुत बड़ा चीज़ नहीं है अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया क्या, नहीं ना, चलो ठीक है। तो हम लोग आप क्या समझते हैं इनका, जैसे ये सेंटेंस हो गया। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आप यहाँ तक एक बार लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। चलिए तो लिख लिए ना, लिख लिए, हो गया ना। चलो अब हम लोग इसको समझते हैं, तो इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग की क्या, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो 1 नंबर में क्या था, हम लोग ने क्या सीखा, अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, है ना। इसका हम लोग पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है, इसका लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तब हम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को हम लोग देखते हैं। तो सकारात्मक वाक्य क्या है, सकारात्मक वाक्य वैसे वाक्य जो किसी सकारात्मक तथ्य यानी स्टेटमेंट को व्यक्त करता है। सकारात्मक वाक्य कोई भी स्टेटमेंट जो है एकदम बिल्कुल सकारात्मक, वहाँ पर कोई नहीं या ना या क्या, क्यों, कैसे, इस तरह का कुछ नहीं रहा, वाक्यों को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वो आज मंगलवार है, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना कि क्या है, ना कि क्यों है, ना कि कब है, ना कि कोई नहीं का बात है कि ना का है, कुछ है नहीं है। तो इस प्रकार क्या, आज मंगलवार है ना। उसी प्रकार सूरज पूर्व में उगता है, ये भी एक तथ्य है ना, कि स्टेटमेंट है कि पूर्व जो सूरज जो है पूर्व भी उगता है कि नहीं। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, ये भी एक स्टेटमेंट है, सकारात्मक वाक्य है कि नहीं। मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ तब ना पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। उस प्रकार आप समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ को नेगलेक्ट यानी नकार करता है, इनकार करता है ना, नेगलेक्ट करता है ना। तो जैसे क्या है, वैसे वाक्य जो नकारात्मक वाक्य को व्यक्त करता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं या समझते हैं, ठीक है। जैसे वह यहाँ नहीं आता है ना, वो यहाँ नहीं आता है ना, उल्टा हो गया ना, वो यहाँ आता है तो हम बोलेंगे कि अफर्मेटिव है, अगर वो यहाँ नहीं आता है तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारा
क्या हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन नहीं किए हैं, बल्कि हम लोग आप क्या सीख रहे हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग सीख रहे हैं, यानी हम उसको पहचान रहे हैं कैसे वाला सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं, है ना। बस इतना ही सीखना है, समझ में आ गया। तो अब कोई भी अगर वाक्य में अगर इस तरह का सेंटेंस अगर रहेगा, यदि कोई भी वाक्य आपको देगा और आपको पहचानने के लिए कहेगा कि ये अफर्मेटिव है या ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आप पहचान लेंगे, पहचान लेंगे ना। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग ने क्या सीखा, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को सीखा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, है ना। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग दूसरा क्या भी बोलते हैं, क्या दूसरा जो है स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा विचार, तथ्य या सूचना को व्यक्त करता है, इसीलिए इस सेंटेंस को स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। समझ में आया। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव और नेगेटिव भी पढ़ लिए, तो मुझे लगता है कि हमारा जो कैटेगरी 2 में आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको याद करना नहीं पड़ेगा। शायद आप यहाँ से समझ जाते हैं तो आप शायद अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को भी आप पहचान पाएंगे। अगर बात रही तो वहाँ पे जो है कौन सा सिंपल सेंटेंस का जो है उनका डिफिनेशन को समझना है कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसे हम इनको याद कर लेंगे तो आप अंग्रेजी को भी समझ सकते हैं। सेंटेंस को आप पहचान लिए, ये सेंटेंस को समझना बहुत बड़ा जादू है। अब जब तक सेंटेंस को नहीं पहचानते हैं तो फिर आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे या आप जो कैसे बोलेंगे, है ना। देखिए, मैं कहूँगा कि इंग्लिश को सीखने के लिए क्या ग्रामर की आवश्यकता होती है, तो आप बोलेंगे सर ग्रामर की आवश्यकता तो इंग्लिश सीखने के लिए नहीं होती है ना। आप अगर आपको मैं पूछूं कि आपका क्या राय है, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ, तो ग्रामर सीखने की आवश्यकता है। आपका राय है, इसका राय है, आपका राय है नहीं है ना। तो आप जो तीसरा आप कौन किन के बात पर चलना चाहेंगे, ये दोनों का किसका है, इसका पहले वाला जो बोला ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं है उस पर चलेंगे, ये 16 में चलेंगे, ये 16 या नो वाला किस में चलेंगे, ये 1 नंबर में येस है, 2 नंबर में नो है, तो किस में चलेंगे, येस या नो, येस या नो किसके साथ। तो अगर देखिए मैं आपको यहाँ साफ साफ मैं बता देना चाहूँगा, है ना, क्योंकि अगर आप हमको पूछेंगे सर आप ही बताइए कि आप किन के साथ जाना चाहेंगे, मैं बताऊँगा मैं दोनों के साथ जाना चाहूँगा, दोनों के साथ। यानी मैं बोलूँगा आवश्यकता नहीं है तो मैं उसका कारण भी दूंगा ना। अगर हम बोल दिए क्यों नहीं है तो उसका कारण तो होगा ना भाई, क्यों नहीं है। अगर हाँ है तो भी क्यों है, अगर नो है तो क्यों, और येस है तो क्यों, है ना। तो देखिए मैं इसको भी मैं बता दूं, देखिए अगर आपको स्पोकन सीखना है तो हमें ग्रामर की आवश्यकता भी होती है ना। तो कैसे क्या हम बिना ग्रामर का नहीं सीख सकते हैं, बिल्कुल हम बिना ग्रामर का भी सीख सकते हैं। बिना ग्रामर यानी जिनका जवाब नो है मैं उनको बोलूँगा आप बिना ग्रामर का भी सीख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपने अपने मदर टंग जो आपने सीखा है, क्या आपने मदर टंग का कोई क्लासेस किया हुआ था क्या कोई क्लास किया हुआ था नहीं ना, तो आपने सीखा कैसे। हाँ बिल्कुल, सुन करके ना, बस वही जवाब है ना। तो हम बोलेंगे तो हमें ग्रामर की आवश्यकता क्यों है। तब देखिए ग्रामर की आवश्यकता उन व्यक्ति को सीखने की आवश्यकता नहीं है, बिना ग्रामर सीखे भी वो अंग्रेजी सीख सकता है। जो व्यक्ति एक अंग्रेजी का माहौल जिसको इन्वायरमेंट बोलते हैं, अगर उस इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वो भाषा वो अपने आप सीखते हैं।
है ना। जैसे आपने मदर टंग की भाषा जो आपने सीखा है, बिना कोई डिग्री, बिना किए, बिना कोई कोर्स किए या बिना कोई जो है पढ़े लिखे, ग्रामर बिना पढ़े लिखे आप जो है उस चीज़ को, उस भाषा को सीखे हैं, है कि नहीं। वैसे ही अगर आप माहौल पे रहेंगे तो आप बिना ग्रामर सीखे भी आप जो है अंग्रेजी को बोल सकते हैं। मैं बोलने का बात कर रहा हूँ। यहाँ स्पोकन मतलब क्या होता है कि बोलचाल की भाषाएं हैं, तो बोलचाल की भाषाएं तो ऐसे भी सीखा जा सकता है। लेकिन हमारे जैसे आप हैं, आपके आसपास में कोई इन्वायरमेंट है कि आप बहुत लोग जो है सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसे है? ऐसे तो नहीं है ना। तो उन व्यक्ति को अगर सीखना है अंग्रेजी, जैसे आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो क्या मैं बिना ग्रामर का आपको सिखा सकता हूँ? हाँ, कुछ हद तक हो सकता है। उसको रटन विद्या के थ्रू आप बना सकते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कब, आई व्हेन डिड यू कम, हाँ आप क्या पढ़ाई करते हो, माना आप क्या पढ़ाई करते हो, व्हाट डू यू लर्न, या व्हाट डू यू रीड। तो ऐसे करके आप कुछ ये कर सकते हैं। अगर उसी सेंटेंस को आप बोलेंगे, आप कौन सा भाषा को सीखना पसंद करते हैं, तो आप उनको अगर फ्रेम करना, उसको सेंटेंस बनाना नहीं आता तो आप क्या बना पाएंगे? नहीं। तो हम जो है ग्रामर इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि उनको जो है एक तरीका से, यानी हमें ग्रामर क्या सिखाती है, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, है ना। हम तो अपने इंग्लिश को ओनली बोलेंगे ही नहीं, बल्कि हम जो है कल को अगर कोई एग्जामिनेशन हो या कोई परीक्षा हो तो उसमें जो हमको शुद्ध लिखना भी तो आना चाहिए ना, है कि नहीं। तो हमारा जो लैंग्वेज का जो लर्न होता है, ये हमें शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना हमें ग्रामर सिखाती है ना। तो इसीलिए ग्रामर की आवश्यकता भी है और नहीं भी, मैंने दोनों तरफ से मैंने कहा दिया है ना। मैं दोनों बातों पे मैं सहमत हूँ। अगर आप कहेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू लर्न द ग्रामर, तो मैं उस बात पे भी मैं यकीन करता हूँ 100%, है ना। चलिए, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए। चलिए, तो लिख लिए ना। चलो मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं।